हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर। ये क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। जहां से क्वेश्चन आते हो ना आते हो, हम हर एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं। और अब आपकी जो एनालिटिक है, मतलब जो आपका दिमाग है, रीजनिंग है, वो इतनी मजबूत हो चुकी है इंटेलिजेंस साइंस में कि आप चीजों को रिलेट कर दे रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं भी आएगा, तब भी आप उस क्वेश्चन को लगा लोगे। इस बात का मुझे आप पे परम भरोसा है, एब्सोल्यूट बिलीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। क्वेश्चन बेशक ना कर पाए क्योंकि मुझे 2 दिन में केमिस्ट्री खत्म करनी है, तो एक दिन बेशक मैं सारे क्वेश्चन करा लूंगा, परेशान मत होना। कैटेलिस्ट करेंगे, फाइबर भी करेंगे, आज प्लास्टिक भी करेंगे। ठीक है, ये तीनों की तीनों चारों चीजें करेंगे, रबर भी। उसके बाद में कल के जो टॉपिक होंगे वो होंगे पेट्रोलियम, सोप एंड डिटर्जेंट। पेट्रोलियम, सोप एंड डिटर्जेंट, क्योंकि ये आपस अपने आप में बड़े टॉपिक है, तो इनको कल कराया जाएगा। और परसों जो होगा, मतलब फ्राइडे को, एंड करेंगे हम लोग रेडियो केमिस्ट्री के साथ, मतलब रेडियो एक्टिविटी की हाफ लाइफ किसकी कितनी होती है। आपको हाफ लाइफ निकालना सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन अगर टफ सा आया केमिस्ट्री में, खूब ज्यादा टफ क्वेश्चन, तो कहां से आ जाएगा? हाफ लाइफ से। ये भी निकालना सिखा दूंगा, परेशान मत होना। बस एक चीज नहीं करते हो आप लोग, लाइक शेयर कमेंट। सबसे कम व्यूज जाने लगे हैं रेलवे की क्लास के, शर्म आनी चाहिए मुझे भी, और अगर मुझसे आप पढ़ते हो तो आपको भी, कि कम से कम लाइक शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। सबके करते हो तो मेरा कोई मतलब, चलो ठीक है मैं सेविंग भी करा लूंगा, परेशान मत होइए। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब थोड़ा आलसी हो जाता हूँ ना, समय नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ। और नहीं तो मैं इसे भी करा लूंगा, टेंशन मत लो। मैं एकदम मतलब बन जाऊंगा सलमान, मगर तुम लोग शेयर तो कर दिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है कैटेलिस्ट से समझना मेरी बात को क्या होता है। ठीक है, देखो कोई रिएक्शन होती है, क्या होती है? कोई रिएक्शन। तो कुछ जो रिएक्शन होती हैं, अब जैसे मैंने बात की हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, CH2CH2, इसको क्या बोलोगे बच्चा आप? ईथिन बोलोगे, ईथिन बोलोगे ना। अब ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा होता है? अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त। कैसा होता है ये? असंतृप्त। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का तो होता है भाई, इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, CH2CH2। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। क्या पास करते हैं? हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये एक बॉन्ड टूट जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और जुड़ जाती है। ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड। ये ईथेन बन जाता है। क्या बन जाता है? ये ईथेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। और अब ये मैंने एक तो सिंपल इक्वेशन रखी। अब जब मैंने इसको कराया तो इसको बनने में जो ये तेल था, इसको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल, इससे डालडा घी बनने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। इससे घी बनने में क्या लग रहा था साथियों? समय। तो मैंने क्या किया, इस समय को कम करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो हो रही थी, तो मैंने इसको कम करने के लिए निकल कैटेलिस्ट का इस्तेमाल कर लिया। किसका इस्तेमाल कर लिया? निकल। किसका इस्तेमाल किया? निकल का। अब आपको पता है कि निकल की ये प्रॉपर्टी होती है कि निकल का जो सरफेस होता है, निकल की जो सतह होती है, वो उसमें हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको पता है ना भाई, हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब। अब हाइड्रोजन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, साथ साथ ऑयल को भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब ऑयल और हाइड्रोजन को सतह मिल गई, सरफेस मिल गया, ऑयल और हाइड्रोजन को क्या मिल गया? एक सतह या एक सरफेस मिल गया, मतलब उसको ज्यादा एरिया मिल गया जिसमें वो फैल के रिएक्शन हो सकती थी। अब जब उन्हें मिलने के लिए ज्यादा एरिया मिल गया, भाई हाइड्रोजन और इथेन इन दोनों को मिलने के लिए जब एरिया क्षेत्रफल ज्यादा मिल गया,
तो ये रिएक्शन तेज हो गई और ये थोड़ी सी फास्ट हो गई। तो इसका मतलब कि ये जो चीजें होती हैं जो हम किसी रिएक्शन में मिलाते हैं, ये रेट जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, इस दर को या तो फास्ट कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात को? या तो मतलब कहने का मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको चेंज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? चेंज, या तो फास्ट या स्लो। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि फास्ट और स्लो तो करते हैं लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। मतलब जितना आपने निकल लिया था, मान लो 5 ग्राम, आपको जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद में भी निकल आपको कितना मिलेगा? 5 ग्राम। मतलब कैटलिस्ट में खुद में कोई चेंज नहीं आता, दे रिमेन अनचेंज्ड। वो हमेशा बिल्कुल अपरिवर्तनशील रहते हैं, जैसे वो पहले थे ऐसे के ऐसे ही वो मिल जाते हैं। तो काम क्या क्या करते हैं, और ऐसे जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, इन्हीं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटलिस्ट, और हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं बच्चा? उत्प्रेरक। ठीक है, तो कैटलिस्ट्स आर द सब्सटेंसेस डेट एल्टर और चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देते हैं विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, खुद में बिना कोई बदलाव किए। क्या क्या करते होंगे? एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते या घटाते कैसे हैं? सरफेस एरिया, मतलब ज्यादा सतह प्रोवाइड करा देते हैं। जब ज्यादा सतह प्रोवाइड कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब जो ये फास्ट करते हैं, मतलब जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, जो स्लो कर देते हैं उन्हें बोल देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या बोल देते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। उसके अलावा ऑटो कैटलिस्ट भी होते हैं। ऑटो माने मान लो कि कोई रिएक्शन हुई है, उसमें ए और बी नाम की चीज मिली है। एक होते हैं स्वतः उत्प्रेरक, खुद में ही रिएक्शन के अंदर से कोई रिएक्शन हुई, उसमें ए और बी नाम की 2 चीज मिली। इनमें से जो बी है वो खुद एक कैटलिस्ट का काम करे, वो खुद एक उत्प्रेरक का काम करे। आपने अंदर से कुछ नहीं मिलाया, आपने बाहर से कुछ नहीं मिलाया, एक रिएक्शन हुई, उसमें 2 चीजें मिली, ए और बी। और जब ए और बी 2 चीजें मिली तो ये जो बी नाम की चीज है इसने रिएक्शन को तेज कर दिया। जैसे बी नाम की चीज बनी, उसने रिएक्शन को तेज कर दिया या स्लो कर दिया। तो आपने बाहर से तो कुछ नहीं मिलाया भाई, रिएक्शन हुई उसकी वजह से ए और बी मिले, तो ऐसो को बोलते हैं ऑटो। ठीक है, ऐसो को क्या बोलते हैं? ऑटो कैटलिस्ट। तो इस तरह के कुछ कैटलिस्ट होते हैं। और अगर इसमें सिंपल भाषा में बात करें तो वही एक तो होते हैं होमोजीनियस। कैसे होते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? कि समरूपी, कि जिस रूप में आप रिएक्शन है, मतलब अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो ये कैटलिस्ट भी क्या होगा? लिक्विड। और दूसरे होते हैं हेटेरोजीनस। जैसे जब अमोनिया बनता है, क्या बनता है? अमोनिया। तो भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाई जाती है, सॉरी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलाई जाती है। ये दोनों गैस है, ये दोनों क्या है? गैस। जबकि इसके लिए जो आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है? आयरन, सॉलिड फॉर्म में। तो ऐसे देखो, अमोनिया में जिन चीजों को आप मिला रहे हो वो क्या है? गैस। और जिस पे आप मिला रहे हो, मतलब जो कैटलिस्ट है वो क्या है? आयरन, लोहा। और लोहा कैसा है? ठोस रूप में, जबकि ये कैसे रूप में होती है? गैस। तो कोई ऐसा कैटलिस्ट जो अपने रिएक्टेंट से अलग होता है उसे बोलते हैं हीटेरो कैटलिस्ट। तो इसमें कोई ज्यादा मतलब इतनी दिमाग वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं स्लाइड नंबर 1 से। हाँ, हेबर्स प्रोसेस, बिल्कुल सही। ट्रिक से भी याद करेंगे अच्छे अच्छे, जो हमारे डेली यूज में या इंडस्ट्री में कहीं इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट जो होते हैं। तो नंबर 1 स्लाइड लगा दीजिए सर। स्लाइड से जल्दी जल्दी करते हुए नोट्स भी बन जाएंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि सर पहले स्लाइड को लगे रहने दीजिए 1-2 को। ठीक है, टेस्ट सीरीज धमाका आ गया है 50% ऑफ के साथ आपकी हैवी डिमांड पे। और याद रखिएगा, आप रेलवे वाले हो, रेलवे का कॉम्बो जिसने नहीं लिया है 1 साल की वैलिडिटी है, बच्चा ले लो। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, अभी 10 तारीख के तक, जो 10 तारीख आ रही है, इस तक इसके अंदर आरपीएफ की भी डाल देंगे। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी डाल दी जाएगी। तो जिसने कॉम्बो नहीं लिया है
वो प्लीज ले लो, बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए अभी ले लीजिए तुरंत। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट उत्प्रेरक। तो क्या होते हैं कि भाई ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, लेकिन उनमें खुद में कोई चेंज नहीं आता। सबसे पहले इस तरह की जो चीजें थी उनको बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक, याद है ना मैंने बताया था वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी ना, तो उसी ने इसको डिस्कवर किया था 1935 में। अब क्वेश्चन आता है कि कैटेलिस्ट इनको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक, जो कि खुद तो चेंज नहीं होते लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, लेकिन खुद में कभी भी कोई चेंज नहीं आता। अब इनके लाभ क्या होते हैं? नेक्स्ट स्लाइड सर। इनके लाभ क्या होते हैं? तो लाभ होते हैं इनके कि देखो, किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए, जब कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। भाई जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना किसी रिएक्शन को होने के लिए, क्योंकि कुछ नए बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए बाबू, तो उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और अगर या एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा कर देते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते हैं। दूसरी चीज, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सतह बढ़ा देते हैं रिएक्टेंट की, जिससे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको होने के लिए ज्यादा क्षेत्रफल मिल जाता है, और ज्यादा क्षेत्रफल मिल जाता है, ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लगाइए सर, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। नेक्स्ट क्या आता है? कैटेलिस्ट कितने टाइप के होते हैं? तो मैंने इसमें 4 ही बताए आपको। पॉजिटिव कैटेलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव कैटेलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। एक होते हैं प्रमोटर, स्टार लगा के लिख लो, प्रमोटर। प्रमोटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं करते। वो किस पे असर करते हैं? वो करते हैं कैटेलिस्ट पे। मेरी बात सुनिएगा, देखो पिक्चर होती है, पिक्चर में एक मेन हीरो होता है और मेन हीरो के साथ उसका कोई दोस्त होता है, तो दोस्त खुद विलेन को तो नहीं मारता, वो किसकी हेल्प करता है? हीरो की हेल्प करता है, जिससे कि विलेन को मारा जा सके। तो इसी तरह ये जो प्रमोटर होते हैं ये कैटेलिस्ट की हेल्प करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में इनका कोई लेना देना नहीं होता। तो प्रमोटर वो सब्सटेंस जो किसी कैटेलिस्ट, किसी उत्प्रेरक की गतिविधि को बढ़ा देते हैं। ओके, और नेक्स्ट होती है पॉइजन। पॉइजन माने जहर। अगर कैटेलिस्ट को कोई जहर दे देगा तो भैया कैटेलिस्ट मर जाएगा, उसकी जो एक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। तो पॉइजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात को? प्रमोटर कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और जो पॉइजन होते हैं ये कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जैसे कि विलेन का कोई भैया जो हीरो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है नहीं? पॉजिटिव कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। प्रमोटर ये कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं, उत्प्रेरक की गतिविधि को, और पॉइजन माने विष, ये जो उत्प्रेरक होता है उसकी गतिविधि को कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, कुछ एग्जांपल हैं जैसे हेबर्स प्रोसेस। हेबर होता है ना, हेबर्स विधि, अमोनिया बनाने के लिए, अमोनिया गैस होती है NH3, उसको बनाने के लिए जो कैटेलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है लोहा। लोहा एक उत्प्रेरक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और मोलिब्डेनम जो है, मोलिब्डेनम वो एक तरीके से प्रमोटर की तरह, अच्छे से समझ लीजिएगा, आयरन लोहे की तरह, और आयरन जो है लोहा वो एक कैटेलिस्ट उत्प्रेरक की तरह, और जो मोलिब्डेनम होती है वो एक प्रमोटर की तरह। तो वो आयरन की गतिविधि को बढ़ा देती है। और जो पेट्रोलियम है, जब पेट्रोलियम का भंजन करते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्या होता है कि पेट्रोलियम में नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसको कल पढ़ाऊंगा मैं। क्रैकिंग क्या होता है कि उसमें आपको कार्बन हजारों में इस तरह से होते हैं। तो जब कार्बन की संख्या को कम करके उसमें से पेट्रोल, डीजल ये सब निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। कार्बन की संख्या को कम किया जा रहा है। तो उसमें सिलिका एल्यूमिना, सिलिका एल्यूमिना, सिलिका मतलब SiO2 क्वार्ट्ज, और एल्यूमिना Al2O3, ये काम करते हैं कैटेलिस्ट की तरह।
और अगर आप उसमें कार्बन मिला दोगे तो वो काम करेगा पॉइजन की तरह, मतलब स्लो कर देगा इसकी एक्टिविटी को, सिलिका और एल्यूमिना की एक्टिविटी को। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में सिलिका और एल्यूमिना कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं और कार्बन पॉइजन की तरह। जैसे डायमंड कार्बन का रूप होता है ना, मान लो जहर दे दिया हो किसी ने। अच्छे से क्लियर हो गया ना ये कि कैसे प्रमोटर क्या काम करेंगे, पॉइजन क्या काम करेगा, और मैंने एग्जांपल भी देके बता दिया आपको। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैटेलिस्ट की। तो आपकी स्क्रीन पे 3 टेबल है, एक कैटेलिस्ट, एक उसके उपयोग यूज, और तीसरी है कि आप याद कैसे करोगे, ट्रिक। देखो मैंने थोड़ी सी ट्रिक बनाई है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट जो कैटेलिस्ट हैं जो पेपर में आते हैं ये आपको याद हो जाएंगे। उसके अलावा जो एंजाइम, जो हमारी बॉडी में खाने को पचाने वाले एंजाइम है, ये भी कैटेलिस्ट ही होते हैं, ये भी कैटेलिस्ट ही होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम बायोलॉजी में बात करेंगे, पाचन क्रिया में। तो देखो बच्चा, आयरन माने लोहा, ये किस में काम आता है, जब हेबर्स प्रोसेस होता है अमोनिया बनाने के लिए, जो हेबर्स प्रोसेस होता है उसमें क्या काम आता है, आयरन। अब याद रखिएगा ट्रिक क्या है। देखो हेबर, हेबर से मैंने बोला हैमर, हेबर हैमर, हैमर होता है ना हथौड़ा, हथौड़ा किसका बना होता है, लोहे का बना होता है ना। सोचो हैमर जो होता है लोहा, हैमर जो होता है हथौड़ा, वो किसका बना होता है, लोहे का। और अगर लोहे का हथौड़ा पड़ जाए तो कैसी आवाज आएगी, अम्मा। अम्मा मतलब अमोनिया, कुछ याद करो ना, अम्मा अम्मा बचाओ, अम्मो अम्मा बचा ले, अमोनिया। तो मैंने क्या याद किया, आयरन, हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया। हैमर से याद करना, आयरन की लोहे का होता है हथौड़ा, और हैमर हेबर, हेबर कुछ कुछ मिलता जुलता है ना दोनों। तो मैंने छोटी सी ट्रिक बना दी है हेबर्स प्रोसेस से रिलेटेड। क्लियर है ना, समझ रहे ना मेरी बात को, ये क्वेश्चन ये मैंने छोटी सी ट्रिक बना दी है। शाबाश, समझ में आ रही है ना ट्रिक ये वाली, शाबाश। हाँ सभी को राधे राधे, वो तो हमेशा लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां से ट्रिक याद कर लेना अच्छे से, हैबर हैमर, तो कभी नहीं भूलोगे इसको कि कौन सा कैटेलिस्ट कहां यूज होता था। नेक्स्ट आ जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो देखो कई सारी विधि होती हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की, एक उसमें भी जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, जो बैटरी, कार की बैटरी में डाला जाता है, इसको बनाने के कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो उसमें एक प्रोसेस है कांटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि। कांटेक्ट प्रोसेस में जब आप H2SO4 को बनाओगे तो क्या डालोगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब मेरी बात सुनो, वैन होती है, वैन, वैन होती है ना जिसमें हम बचपन में स्कूल जाते थे, स्कूल वैन में, उसमें बैटरी होती है, और बैटरी में कौन सा एसिड डाला जाता है, H2SO4। ये आपको पता है ना, पहले मैंने बता चुका हूं। तो देखो दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए। कार की बैटरी में कौन सा एसिड डालोगे, H2SO4, और वहीं से याद हो जाएगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कि भैया अच्छा कार की बैटरी में H2SO4 और वैन, कार या वैन एक ही बात है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, कभी नहीं भूलोगे। चलिए तीसरा आएगा निकिल, निकिल। जब वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल से आप वेजिटेबल घी बनाओगे, वनस्पति घी जिसे डालडा भी बोलते हैं, डालडा के पराठे खाए होंगे, तबीयत खराब हो जाती है, तो आप क्या बोलोगे, निखिल वेजिटेबल खा ले। भाई अगर किसी के भाई बहन का या आपका नाम किसी का निखिल है तो मम्मी जी क्या बोलती हैं, निखिल वेजिटेबल खा ले, सब्जी खा ले डालडा घी डाल के। तो वहां से याद कर लेना, निखिल माने, समझ में आ रहा है ना। हाँ सभी का है, समझ में नहीं आ रहा बताओ इसमें क्या है, समझ में ना आने का इसमें क्या है, कितना तो इजी है, निखिल सब्जी खा ले। बेटा वेट करो, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तुम लोग कितने जल्दी परेशान हो जाते हो, तुम लोग पढ़ने आते हो या परेशान होने। मुझे एक बात बताओ, ऐसा एक भी दिन हुआ है कि मैंने क्वेश्चन ना कराए हो? अरे जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बताता हूं। तुम लोग वेट तो करो, इसको लिख तो रहे नहीं होगे तुम लोग, कोई भी दो चारों को छोड़ के परेशान सारे हो रहे हो। ये मैं याद कराने की ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद हो सकता है। निखिल वेजिटेबल खा ले, ऐसे ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एज अ कैटेलिस्ट, कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है। तो आंसर आ जाएगा निखिल, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हॉट एल्यूमिना, हॉट एल्यूमिना Al2O3, हॉट एल्यूमिना, गरम एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना मतलब Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं।
एल्कोहल से ईथर नाम के वो जो होते हैं पदार्थ, देखो ईथर नाम के भी पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एल्कोहल से बनते हैं। जो एल्कोहल है ना, जो शराब होती है उसे आलू चिप्स के साथ जो शराबी होते हैं, ड्रंकर होते हैं, वो पीते हैं ना। आलू माने एल्यूमिना, जो आलू शब्द है उससे क्या समझोगे आप, वहां तो आपको दे रखा होगा एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्कोहल आलू चिप्स के साथ, एल्कोहल आलू चिप्स के साथ, ठीक है ना, एल्कोहल आलू चिप्स के साथ। कोई भी नहीं कराता बाबू इस चीज को, याद करने की टेंशन को, मुझे पता है याद करने की भी टेंशन तुम्हें मैं ही देखूंगा। तो आप लोग है ना बस पढ़ा करो, मैं सब करा दूंगा। कितने तो मैं डेली आपको कमेंट दिखाता हूं, 47 क्वेश्चन बच्चों ने 21-21 मिनट में, 16-16 मिनट में बनाए हैं। आते हैं क्वेश्चन इस सब से। नेक्स्ट आता है प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। प्लेटिनाइज्ड मतलब उसमें प्लेटिनम चूर्ण भी होता है और एस्बेस्टॉस भी होती है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसकी एक विधि होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए एक विधि होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो कैसे याद करोगे, देखो एस्बेस्टॉस का AS और ओस्टवाल्ड का OS, एसओस, वहां से याद हो जाएगा प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस HNO3, ओस्टवाल्ड विधि से वो क्या हो जाएगा ASOS। समझ गए ना, AS माने एस्बेस्टॉस और OS माने ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और तुरंत समझ जाना ओस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओस होती है ना बारिश, और ये जो नाइट्रिक एसिड होती है ओस बारिश जैसे होती है ना, थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह पेड़ पौधों पे जम जाती है। तो वहां से याद कर लेना ओस माने नाइट्रिक एसिड, क्योंकि कभी कभी जो बारिश में आपको पता है एसिड रेन भी होती है। तो ओस्टवाल्ड, अच्छा एसिड रेन, HNO3 नाइट्रिक एसिड, वहां से याद कर लोगे, याद रहेगा। एसओस आलू चिप्स के साथ एल्कोहल, एल्कोहल से ईथर, ठीक है ना। चलिए, जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में, याद रखना हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं, जैसे पेट में निकलता है पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है, मुंह में होता है टाइलिन, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। तो ये जो एंजाइम होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, बहुत सारे एंजाइम हैं, ये भी कैटलिस्ट होते हैं। इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट कह सकते हो या बायो कैटलिस्ट कह सकते हो। मतलब जो जीवित प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं उन्हें आप क्या कह सकते हो, बायो कैटलिस्ट। क्लियर हो गया कैटलिस्ट नाम का चैप्टर, बायो कैटलिस्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टिक। नेक्स्ट क्या आ जाती है, प्लास्टिक। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्या आ जाती है, प्लास्टिक। समझ गए ना, नेक्स्ट क्या आ जाती है, प्लास्टिक। चलिए, तो प्लास्टिक पढ़ने से पहले आप दो चीजों को समझिए। एक होते हैं मोनोमर। आपके गले में आपने देखा होगा, गले में लोग मोतियों की माला पहनते हैं, सिंपल सा रखने की कोशिश करते हैं मोनोमर समझने के लिए। तो मोनोमर क्या होते हैं, देखो किसी ने, आपने या किसी के गले में देखी होगी मोतियों की माला होती है। तो अगर उस माला के एक एक मोती को मैं अलग अलग करूं तो आप क्या कहोगे, माला सिंपल हो गई। आपके हाथ में अगर एक मोती है तो मैं क्या कहूंगा, सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल। अगर उन सारे मोतियों को एक एक करके आपने पिरो दिया एक धागे में और उसको बांध दिया तो क्या बन गई, माला बन गई। तो यहीं से आता है मोनोमर वो चीजें होती हैं जो बिल्कुल साधारण होती हैं, सिंपल होती हैं, सामान्य क्रियाशील पदार्थ। और जब हम इसकी कई सारी इनको बार बार रिपीट करके, ऐसे ही सिंपल मोतियों को बार बार रिपीट करके पूरी चेन बना दें तो वो क्या हो जाती है, माला बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चा, वो माला, गले की चेन। समझ रहे हो ना, जब माला बन जाएगी तो सब बोलेंगे पॉली। पॉली मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है, बहुत सारी यूनिट्स, मेनी यूनिट्स, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोती हों। क्लियर है। तो मोनोमर से याद रखना एक मोती, और पॉलीमर से याद रखना पूरी की पूरी माला। तो अब यहीं से आ जाता है जो प्लास्टिक होती है। और आप जो मोनोमर से पॉलीमर बनाने की जो प्रक्रिया है, मतलब सिंगल सिंगल जो माला बनाने की प्रक्रिया है जो मैं बता रहा था, मोनोमर से जो पॉलीमर, पॉलीमर को बहुलक कहते हैं। तो एक मोती से पूरी माला बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि मोनोमर से पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया। अ प्रोसेस टू फॉर्म पॉलीमर बाय यूजिंग मोनोमर्स, कि पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया मोनोमर का इस्तेमाल करके।
अब प्लास्टिक भी पॉलीमर होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर से जुड़े हुए, और ये जो मोनोमर होते हैं, ये तो मैंने मोती का एग्जांपल दिया। अब मोती कितने टाइप के हो सकते हैं? मोती हो सकता है समुद्र का मोती, मोती हो सकता है पत्थर में छेद किया हुआ, मोती हो सकता है सोने का, मोती बन सकता है चांदी का, हो सकता है ना अलग अलग तरीके के गोल गोल मोती। तो इसी तरह अलग अलग मोनोमर होते हैं जिनसे हमें प्लास्टिक मिलती है। तो नेचुरल दो टाइप की होती है मेनली प्लास्टिक, एक नेचुरल, अगर सोर्स की बात करें किससे मिल रही है, हम प्लास्टिक में जो मोनोमर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम किससे ले रहे हैं? तो अगर आप नेचर से ले रहे हो, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, मतलब अगर आपके स्रोत प्राकृतिक हैं तो उस प्लास्टिक को क्या कहोगे? प्राकृतिक प्लास्टिक। जो स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, ये प्राकृतिक मोनोमर होते हैं, इन्हीं को आप रिपीट करते रहो तो जो प्लास्टिक आपको मिलेगी वो हो जाएगी नेचुरल प्लास्टिक। एक होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, जो कि लैब वगैरह में बनती है, तो इसमें जो मोनोमर वगैरह होते हैं वो भी मतलब आर्टिफिशियल ही होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये तो सर आपने बता दिया स्रोत के आधार पर कि सोर्स कैसा है। अब सर ये बताइए कि मान लेते हैं कि प्लास्टिक को गर्म करने के आधार पर बताइए कि गर्म करने पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके बेसिस पर कितने टाइप की प्लास्टिक होती हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए, थर्मोप्लास्टिक, पछताओगे वरना, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, एक को याद कर लो, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो क्वेश्चन आता है प्लास्टिक क्या होती है? देखो, इनको अगर आप गर्म करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं, अगर गर्म करोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगी, और ठंडा करोगे तो ये हार्ड। भाई देखो, आपने कुछ ऐसी पाइप देखी होंगी, आप उसको गर्म करते हो तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और जब उसको ठंडा छोड़ देते हो तो वो दोबारा से हार्ड हो जाती हैं। इसका मतलब आप इसे गर्म करो, पिघलाओ, और पिघला के इसको दूसरे स्ट्रक्चर में डाल दो। मान लो कि पाइप है, और जैसे पाइप से आप बनाना चाहते हो कुछ और, तो आप क्या करो, उसको पिघला दो, और पिघला के वो जो प्लास्टिक जो मुलायम हो जाएगी उसको दूसरे सांचे में डाल दो, दूसरे स्ट्रक्चर में डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट देख लीजिएगा सर, कि कोई उल्टा सीधा ना करे, बच्चे पढ़ने वाले बच्चे भी आते हैं, ठीक है। तो ये अपनी आकृति भी बदली जा सकती है। ये जो थर्मोप्लास्टिक होती हैं इनकी आकृति बदली जा सकती है, क्योंकि ये गर्म होने पर मुलायम और ठंडे होने पर कठोर हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा ना, ऐसी रिसाइकलिंग करके प्लास्टिक को गर्म करके उसकी दूसरी चीजें बना दी जाती हैं, तो वो यही होती है थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब। सेकंड होती है थर्मोसेटिंग। सेटिंग माने कोई चीज सेट हो गई। कैसे याद करोगे? थर्मोसेटिंग, कि कोई चीज सेट हो गई, वो दोबारा एक बार सेट हो गई तो उसे दोबारा आप नहीं बदल सकते। जैसे कुर्सी, चेयर होती है ना प्लास्टिक की, अब बेटा अगर चेयर एक बार बन गई कठोर प्लास्टिक की, उसे पिघला लो, वो जल तो जाएगी, अगर आप उसे गर्म करोगे तो वो जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, लेकिन पिघल के आप उसकी चेयर की जगह उसकी टेबल बनाना चाहो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये जो प्लास्टिक होती हैं थर्मोसेटिंग वाली, ये गर्म होने पर मुलायम, ज्यादा मुलायम नहीं होते, मुलायम तो हो जाते हैं लेकिन ये जल जाते हैं, और ये अपने आकार भी नहीं बदल सकते। जैसे मग्गे होते हैं, मग होते हैं ना, जैसे बाथरूम मग होता है, बाथरूम बाल्टी होती है, तो ये अगर आप इन्हें गर्म करोगे तो ये जल जाएंगी, बर्न हो जाएंगी। बट अगर आप चाहें कि इनसे आप कुछ बना सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनको दूसरी आप सांचे में ढाल सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है बेकेलाइट। स्टार लगा के लिख लो, ये क्वेश्चन आना है आपके रेलवे और कोई भी पेपर हो उसमें ये क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन देखो, पेपर कई सेट में होना है, आपको पता है ना रेलवे का पेपर कई महीने चलना है, मतलब 20-25 दिन, बच्चे इतने ज्यादा हैं, तो हर एक दिन किसी ना किसी सेट में पेपर होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा बेकेलाइट का। बेकेलाइट, लाइट के स्विच होते हैं, लाइट से क्या समझोगे? स्विच जो होते हैं लाइट के, आपने देखे होंगे ना अपने घर में व्हाइट कलर का, अभी देखो आपके आसपास स्विच है, उसको टच करोगे तो वो जो स्विच होता है ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ना ही हीट, मतलब ना तो ऊष्मा लेता है ना ही बिजली, इसीलिए वो ऊष्मा और बिजली का कुचालक होता है, तो इसीलिए उसके वो बनाए जाते हैं, क्या नाम है, स्विच वगैरह। और जो बर्तनों के हैंडल होते हैं ना काले काले, वो भी किसके होते हैं? बेकेलाइट के। बेक माने बर्तन बेक करते हैं ना, चीजों को पकाते हैं, तो बर्तनों में तो पकाओगे, तो लाइट माने लाइट के स्विच, और बेक माने बर्तनों के स्विच, क्योंकि बेकिंग जो होती है,
अरे बेकिंग पाउडर नहीं होता, खाने बनाने का सोडा, खाने के बर्तन, उन्हें पकड़ोगे ना तो बेकेलाइट याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, सब ट्रिक है तुम्हारे भैया के पास। कैसे बनता है ये, इसके मोनोमर क्या होते हैं, एक तो फिनोल एल्कोहल होती है ना जिसमें C6 होता है, हेक्सेनॉल भी बोल सकते हो इसको, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड HCHO जिसे मीथेनॉल बोलते हैं, इन दोनों का मिक्सचर होता है ये बेकेलाइट। बेकेलाइट किस किस से बनता है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल, फॉर्म माने जो अपनी फॉर्म चेंज ना करे, ओके। ऊष्मा और बिजली का कुचालक होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक स्विच और बर्तनों के हैंडल बनते हैं, याद रहेगा ना हमेशा से। नेक्स्ट आ जाता है मेलामाइन। मेला मतलब मेल माने काले कपड़े। तो आपको पता है बच्चा कि अगर हमारे कपड़ों पे मैल जम जाता है, मैल की सफाई करे फेना, याद आता है ना वहां से। तो मेलामाइन नाम की जो प्लास्टिक होती है ये भी थर्मोसेटिंग होती है, मतलब ये भी अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती। तो जो मेलामाइन होता है इसका इस्तेमाल भी किया जाता है कपड़े बनाने में। कौन से कपड़े, अग्निरोधक, इसमें आग नहीं लगती है, जो मेलामाइन होती है इसमें आग नहीं लगती है। तो फायर प्रूफ कपड़े जो होते हैं वो बनाने के लिए मेलामाइन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोर की टाइल्स, जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर की टाइल्स प्लास्टिक में मेलामाइन की बनती हैं, समझ गए ना। मेलामाइन मतलब मैले कपड़े, तो वहां से याद करना, मतलब ऐसे कपड़े जो मैले नहीं होते, मतलब जिनमें आग नहीं लगती, मेलामाइन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें मेलामाइन में। चलिए अब कुछ थर्मोप्लास्टिक, मतलब जो अपनी चेंज शेप, जो गर्म होने पर अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, उनके मोनोमर बता रखे हैं। उनके क्या बता रखे हैं, मोनोमर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीथीन, तो देखो पॉलीथीन, इसके पीछे कौन सी साउंड आ रही है, ईथीन। तो जो पॉलीथीन होती है इसका मोनोमर क्या होता है, ईथीन। इसका मोनोमर क्या होता है, ईथीन, ETHENE, एल्कीन, ईथीन, CH2। और आपको पता है पॉलीथीन बैग में, सब्जी लाने में, न जाने कहां कहां पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हो। पन्नी बोलते हैं हिंदी में, एक पन्नी दे दो जी, ठीक है। पॉलीथीन, ईथीन इसका मोनोमर होता है, क्योंकि पॉलीथीन के लास्ट में जो साउंड आ रही है वो ईथीन से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, बाइक कार पे टेफ्लॉन की कोटिंग कराई जाती है जिससे वो गंदी वगैरह ना हो। टेफ्लॉन की कोटिंग बर्तन होते हैं, आपने देखे होंगे, बर्तनों के नॉन स्टिक बर्तन बोलते हो जिन्हें आप, नॉन स्टिक बर्तन। तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उस पे जो कवरिंग होती है वो भी किसकी होती है, टेफ्लॉन कोटिंग। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, तो देखो टेट्रा, TEF, TE से कहना टेट्रा, क्योंकि फ्लोरीन कितने इसमें, 4। देखो टेफ्लॉन के लिए याद कैसे करोगे, फ्लोरीन कितने बच्चा, 4, तो वहां से याद कर लो TEF, TE से टेट्रा और FL से फ्लोरीन, CF2, 2 कार्बन 4 फ्लोरीन, टेट्रा फ्लूरो ईथिन। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या हो गया, टेट्रा फ्लूरो ईथिन। थर्ड होता है पॉलीस्टाइरीन। रेडियो टीवी के बाहर के कवर देखे हैं ना आपने, काले काले जो होते हैं रेडियो टीवी के, तो वो किसके बनते हैं, पॉलीस्टाइरीन नाम की प्लास्टिक के, और इसका मोनोमर क्या होता है, स्टाइरीन। तो इसमें स्टाइल दिखती है ना टीवी में, तो वहां से याद कर लोगे पॉलीस्टाइरीन। रेडियो टीवी वगैरह के, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो बाहर के खोल होते हैं, रेडियो टीवी के कैबिनेट, जो जिसमें अंदर सब कुछ वायरिंग वगैरह होती है, काले काले रंग के आपने देखे होंगे, वो किसके बनते हैं, पॉलीस्टाइरीन नाम की प्लास्टिक के। नेक्स्ट आ जाती है PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इसका जो मोनोमर होता है वो होती है विनाइल क्लोराइड। PVC का पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। और जब आप विनाइल क्लोराइड के कई सारे हिस्सों को एक साथ कर लेते हो तो आपको क्या बनता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC। पाइप्स बनती है PVC की क्या बनती है, पाइप। और लास्ट इंपॉर्टेंट आता है ल्यूसाइट, LUCITE, ल्यूसाइट। तो ल्यूसाइट, आपने कॉन्टेक्ट लेंस देखे होंगे ना आंखों में, नीले हरे अलग अलग तरीके के लोग जो कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं अंदर, ल्यूसाइट नाम की प्लास्टिक के बनते हैं। ल्यूसाइट, मिथाइल मीथे एक्रेलाइट, इसका जो मोनोमर होता है ल्यूसाइट का वो होता है मिथाइल मीथे एक्रिलेट। कॉन्टेक्ट लेंस बनते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। ल्यूसाइट नाम की जो प्लास्टिक होती है कॉन्टेक्ट लेंस बनाने के काम आती है, और इसका मोनोमर क्या होता है, मिथाइल मिथ एक्रेलाइट, मिथाइल
मीथा एक्रेलाइट। क्लियर है ना, याद रहेगा, मिथाइल मीथा एक्रेलाइट। चलिए, बाकी पीवीसी तो आप ये सबको बता ही दोगे क्योंकि ये ट्रिक से याद हो जाएंगी। अब आ जाती है रबड़। रबड़ एक नेचुरल पॉलीमर है। रबड़ का दोनों तरह की होती है, नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। तो जो नेचुरल होती है, रबड़ का प्लांट होता है और ओरिजिनल ये कैरेबियन है, अमेरिकी, जिम्बाब्वे उस तरफ भी मिलता है। नेचुरल रबर ट्री से मिलती है और ट्री से जो इसका लिक्विड होता है जिससे रबड़ मिलती है उसे बोलते हैं लेटेक्स। क्या मिलता है? लेटेक्स। बहुत ही सॉफ्ट होता है, फिर उसमें अलग अलग चीजें मिला के उसको हार्ड कर लेते हैं। उनमें से एक हो जाता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, जिसमें सल्फर मिलाते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। तो देखो, नेचुरल तो ट्री से मिलेगा लेटेक्स, और लेटेक्स से क्या मिल जाएगी आपको? रबड़। लेटेक्स मतलब वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है, जो हमें रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। सेकंड होती है आर्टिफिशियल। मैथ्यूज और हैरिस नाम के बंदों ने ये आर्टिफिशियल रबर बनाई थी। किससे? देखो, आइसोप्रीन। क्वेश्चन आता है रबड़ का मोनोमर क्या होता है? रबड़ का मोनोमर, तो रबड़ जो होती है वो आइसोप्रीन, बहुत सारे आइसोप्रीन एक साथ हो जाते हैं तब जाके रबड़ मिलती है। तो जो आइसोप्रीन है इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ब्यूना एन नाम की रबर मिलती है। सल्फर के साथ कराएंगे ब्यूना एस। और ये जो ब्यूना एस नाम की जो रबड़ होती है, च्युइंगम खाते हो ना, च्युइंगम, तो च्युइंगम में जो रबड़ होती है वो रबड़ जो चबाते हो जिसे, वो ब्यूना एस च्युइंगम होती है, आर्टिफिशियल प्लास्टिक एक तरीके से कहोगे तो। ब्यूना एस नाम की रबड़ च्युइंगम में काम आती है। आइसोप्रीन इसका मोनोमर होता है। और एक शब्द आता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। रबड़ का वल्केनाइजेशन, रबड़ का वल्कनीकरण, तो वो होता है रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने पर रबड़ थोड़ी हार्ड हो जाती है। रबड़ को अगर आप सल्फर के साथ गर्म करोगे तो सल्फर माने वल्केनाइजेशन। आपको पता है जो वोल्केनो होते हैं, याद रखना वोल्केनो, वहां से याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रबड़ में से। एक तो क्वेश्चन आएगा रबड़ का मोनोमर क्या होता है, तो बता देना आइसोप्रीन। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है, वल्केनाइजेशन में किसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं रबड़ का? सल्फर। तो जो वोल्केनो होते हैं जहां से लावा निकलता है, ज्वालामुखी, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, तो वहीं से याद रख लेना सल्फर। वल्केनाइजेशन माने सल्फर। स्टार लगा के लिख लो। एक क्वेश्चन और आएगा इसमें से आपके पेपर में। प्लास्टिक की बोतल वगैरह में दूध भी रखते हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी भी रखते हैं। तो प्लास्टिक में से एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है बिसफिनॉल। क्या नाम होता है? बिसफिनॉल। तो फिनॉल माने प्लास्टिक, पॉलीथीन, वो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से आपने एक प्लास्टिक बनाई थी ना, फॉर्मल्डिहाइड से बेकेलाइट। तो वहां से याद रखना कि प्लास्टिक की बोतलों से एक बिसफिनॉल नाम का पदार्थ निकलता है जो कि हानिकारक होता है। यह क्वेश्चन आएगा कि प्लास्टिक में पानी नहीं पीना चाहिए, प्लास्टिक की बोतल वगैरह में, क्योंकि कौन सा पदार्थ निकलता है? बिसफिनॉल। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में किसी ना किसी सेट में। नेक्स्ट आ जाता है फाइबर, रेशे। रेशे माने कपड़े जो होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल जो कि पेड़ पौधे और जानवरों से मिले, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए फाइबर। जो हमें पेड़ों से फाइबर मिलते हैं, प्लांट फाइबर जो होते हैं, प्लांट सोर्स से जो हमें फाइबर मिलते हैं वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। क्योंकि आपको पता है प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है वो जो फाइबर होता है किसका होता है? सेल्यूलोज। पेपर, कपड़े बनाने के काम आता है। एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, फ्लेक्स, हेम्प। ये जो फाइबर है कैसे हो जाते हैं? नेचुरल दो तरीके के, एक पेड़ पौधों से और एक जानवरों से। जो पेड़ पौधों से मिलते हैं वो कौन से होते हैं? सेल्यूलोज के बने। क्वेश्चन आएगा ये भी, जो पेड़ पौधों से होते हैं वो किसके होते हैं? सेल्यूलोज। और आपको पता है एनिमल की प्रोटीन होती है। एनिमल फाइबर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। जैसे ऊन एनिमल से मिलती है ना, सिल्क वॉर्म, तो सिल्क वॉर्म का जो कुकून होता है जिससे कि फाइबर मिलते हैं वो भी क्या होती है? एक प्रोटीन का रेशे होते हैं, प्रोटीन के रेशे। तो प्लांट से जो मिलते हैं वो होते हैं सेल्यूलोज, और जो एनिमल से मिलते हैं वो होते हैं प्रोटीन के। दूसरे होते हैं सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल। सबसे पहला जो लैब में बनाया गया था, सबसे पहला रेशा फाइबर जो लैब में बनाया गया था वो था रेयॉन।
जो सबसे पहले लैब में बनाया गया था वो था रेयॉन, और ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल नहीं था। इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। रेयॉन सबसे पहला फाइबर था जो लैब में बनाया गया था, लेकिन पूरी तरीके से आर्टिफिशियल नहीं था, क्योंकि इसके लिए जो सोर्स का इस्तेमाल किया गया था वो वुड पल्प थी। जो छाल होती है ना लकड़ी की, पेड़ की छाल, उसका इस्तेमाल किया गया था। तो अगर आपका सोर्स नेचुरल है तो आप उसे पूरी तरीके से आर्टिफिशियल नहीं कह सकते, पूरी तरीके से कृत्रिम नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि किससे बना था? वुड पल्प से, रेयॉन। सेल्यूलोज कह सकते हो, क्योंकि पेड़ों से क्या मिलता है? सेल्यूलोज। बेडशीट वगैरह बनती है इसकी, रेयॉन। नेक्स्ट आता है पहला पूरी तरीके से कृत्रिम, जो कि पूरी तरीके से किससे बनाया गया था? हेक्सा मिथाइल एमीन डाई एमाइट। हेक्सा मिथाइल एमाइन डाई एमाइट मतलब पूरी तरीके से केमिकल से बनाया गया था 1935 में। नाइलॉन, कौन सा था? नाइलॉन। नाइलॉन, नाइलॉन का नाम पड़ा है न्यूयॉर्क और लंदन से, ठीक है? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप लोग? फर्स्ट फुल्ली आर्टिफिशियल फाइबर नाइलॉन 1935 में न्यूयॉर्क और लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन नाम से पढ़ा था इसका। NY से न्यूयॉर्क और LON से लंदन। नाइलॉन सबसे पहले यहीं पे इस्तेमाल होना शुरू हुआ था ये। हेक्सा, अब इनके मोनोमर बता रखे फाइबर के, कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर और उसके मोनोमर और इस्तेमाल। तो नाइलॉन का होता है हेक्सा मिथाइल एमाइन डाई एमाइट। टूथब्रश के जो वो होते हैं ना, टूथब्रश जो आप करते हो, जो रेशे निकले होते हैं, हार्ड रोप, रस्सी बनाने में, ट्रैकिंग रस्सी जो होती है पहाड़ों पर चढ़ने वाली, पैराशूट की रस्सियां वगैरह, वो भी नाइलॉन की बनी होती है, बहुत ही कठोर होता है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की साड़ी पहनती है लेडी लोग, तो उसका मोनोमर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको रेडिएटर में भी मिलाया जाता है कार वगैरह के में। तो पॉलिस्टर की साड़ी वगैरह भी बनती है। और हौज पाइप, हौज पाइप, आग बुझाने वाली हौज पाइप देखी है आपने? तो वो जो हौज पाइप वगैरह होती हैं वो किसकी बनती है? पॉलिस्टर की। नाइलॉन हेक्सा मिथाइल एमाइन डाई एमाइट, लंबा सा नाम है, जिस तरह से न्यूयॉर्क और लंदन लंबे नाम है। और पॉलिस्टर इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलिस्टर का क्या हो जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट आता है केवलार, KEVLAR। ये जो केवलार नाम का फाइबर होता है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, पुलिस वाले जो पहनते हैं, बुलेट प्रूफ, पुलिस फौजी बुलेट प्रूफ जैकेट के जो रेशे होते हैं वो होते हैं केवलार, केवलार फाइबर नाम का, KEVLAR, केवलार बुलेट प्रूफ जैकेट। और एक बोतल होती है PET, जो आपके घरों में फ्रिज में पानी रखने के इस्तेमाल आती है, PET बोटल्स। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा। पॉली इथाइलिन टेराफ थैलेट, पॉली इथाइलिन टेरिफ थैलेट। एक क्वेश्चन मेरा अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा बेटा, केमिस्ट्री में आपको हाई पावर नहीं पूछता है। हाई पावर जो भी दिमाग लगवाएगा वो फिजिक्स में लगवाएगा, पेपर में, कोई भी पेपर हो, क्योंकि केमिस्ट्री में वो जनरल नॉलेज देखना चाहता है कि जैसे हम PET की फुल, जो PET की बोतल हम इस्तेमाल करते हैं, बोतल्स पे लिखा रहता है PET, तो PET की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, पॉली इथाइलिन टेराफ्थैलेट। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे ये सब मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर करा है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं करा दूंगा, कहीं आ जाएंगे वहां से इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी तो वो तो मैं करा ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अभी जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, उसको मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग खुद को ये पता चल जाएगा जब पेपर में आएगा, इस बात का भरोसा रखना। अभी भी कुछ लोग दे के आए होंगे अलग अलग पेपर, तो उन्हें भी पता होगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इससे हार्ड जाने की कोशिश मत करना, इतने कर लेना। और बाकी अगर कुछ हार्ड भी चीजें होंगी तो वो मैं रेडियो केमिस्ट्री वगैरह होती है, हाफ लाइफ निकालनी, वहां पे समझा दूंगा। और जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं समझाता रहता हूं। चलिए अब आपको क्वेश्चन 2-3 करा देता हूं कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक तरफ लिख रहा हूं कैटेलिस्ट और दूसरी तरफ कहां पर यूज होता है, ठीक है, वो आपको बताना है यूज। चलिए
इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 1 में ए, निकिल हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। एक्चुअल में लिख नहीं पाया था, आज रात में क्लास लेट होती है, बच्चा मैं भी इंसान हूं ना, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। हॉट एल्यूमिना, हॉट एल्यूमिना, एल्कोहल टू ईथर, एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए। सी, आयरन, हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया। और डी, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड HNO3 बनाने के लिए, HNO3 बाय कांटेक्ट प्रोसेस, HNO3 बनाने के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बताइए कौन सा गलत है? शाबाश। कौन सा गलत है इसमें से? आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है इसमें से। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, परेशान मत होना। जितने अभी हाथ से करा पाऊंगा उतने हाथ से 2-3, और बाकी फिर कल कर लेंगे क्वेश्चंस को। शाबाश। कौन सा रॉन्ग है? जल्दी बताइए बेटा, पीछे से देख लेना बाकी वीडियो दोबारा चला के। और एक टेलीग्राम नाम की ऐप आती है ना, तो टेलीग्राम पे मैंने नोट्स वगैरह शेयर करने के लिए एक दिमाग लगाया है, और ऐप पे भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, परीक्षागढ़ नाम से। तो उसको क्या करोगे कि उसमें ये सारे के सारे वो हो जाएंगे, मतलब ये सारे के सारे नोट्स वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, तो फिर आपको उतारने की भी, मेरे उतारोगे तो आपको ही फायदा होगा, ये समझ के चलना। चलिए डी, क्योंकि देखो निखिल वेजिटेबल खा ले आलू की चिप्स के साथ, एल्कोहल से ईथर, एल्कोहल से ईथर आलू की चिप्स के साथ। आयरन लोहा, अम्मा हेमर्स प्रोसेस, अम्मा। और वेन, वेन में कौन सा एसिड पड़ता है? HNO3 नहीं पड़ता वेन में, वेन में कौन सा एसिड पड़ता है? H2SO4। तो ये वाला सही है। तो यहां पे क्या था पहले? HNO3 वाला गलत है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वेन में कौन सा एसिड पड़ता है? सल्फ्यूरिक एसिड। याद आ गई ना ट्रिक से? तुरंत के तुरंत सल्फ्यूरिक एसिड। वेनेडियम, कार की बैटरी, वेन की बैटरी बताया था ना, कार की बैटरी में कौन सा पड़ता है? H2SO4, कांटेक्ट प्रोसेस से। ठीक है ना? शाबाश। हाँ बेटा, लंबी चलती है तो मजा आता है, मुझे भी पता है, बट क्या करूं अब, क्योंकि इंग्लिश की क्लास होती है ना सर की, तो हम ज्यादा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चलिए अब बताना है फिर से इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट, गलत। इनकरेक्ट बताना है फिर से, वो है बेकेलाइट लाइट स्विच, यूज लिख रहा हूं, लाइट स्विच। बी, मेलामाइन फायर प्रूफ क्लोथ, फायर प्रूफ क्लोथ। सी, टेफलॉन नॉन स्टिक बर्तन। और बिस्फिनॉल रबड़। इसमें एक चीज गलत है, बताइए कौन सी? एक तरफ यूज भी हो सकते हैं और एक तरफ हो सकता है किसी का रिलेशन गलत हो, ये सर्च कर लेना एक साथ बिना स्पेस दिए। और सर वो लगा दीजिए फिर से, इसका बताइए कौन सा गलत है? बेटा टेस्ट सीरीज आ गई है बहुत ही जबरदस्त, और इसमें आरपीएफ की भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं लोगे दिक्कत हो जाएगी। डेली टेस्ट दो, मैं क्वेश्चन कराता हूं, हमारी टेस्ट सीरीज में अच्छे क्वेश्चन है, दोनों तरफ से तैयारी करो
और रेलवे वालों बैंकिंग की चाहिए, बैंकिंग की ले लो, यूपी पुलिस की चाहिए, यूपी पुलिस की ले लो। मतलब एएलपी ग्रुप डी का कॉम्बो है कुल 299 रुपए में, और इसमें हम आरपीएफ की भी ऐड करेंगे बाद में। तो देखो कितना अच्छा मौका है, कुल 299 रुपए में आपको कम से कम 200 से ज्यादा टेस्ट मिल जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं तुरंत ले लो, आंख बंद करके, नहीं आंख तो खोल के, कहीं नंबर गलत डाल दो, आंखें खोल के ले लो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश, बिल्कुल सही, डी वाला गलत है, क्योंकि बिस्फिनॉल एक प्लास्टिक है, हालांकि रबड़ भी एक प्लास्टिक होती है, और एक ये हानिकारक पदार्थ है, हार्मफुल पदार्थ है, जो कि प्लास्टिक की बोतल में आप कुछ सामान इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आता है, ठीक है, वहां पर ये इस्तेमाल होता है। इस नाम से आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे आपको नोट शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, हाँ बिल्कुल सही। चलिए एक क्वेश्चन बता दीजिए कि बायो कैटेलिस्ट आर आल्सो कॉल्ड, जो बायो कैटेलिस्ट होते हैं, जैविक उत्प्रेरक, जैविक उत्प्रेरक, उन्हें क्या कहते हैं? ए प्रोटीन, देखो उन्हें क्या कहते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या एंजाइम। जो बायो कैटेलिस्ट होते हैं उन्हें क्या और किस नाम से जाना जाता है? जो जैविक उत्प्रेरक होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? शाबाश बेटा, इतने सारे देख रहे हो फिर भी तुम्हें लाइक करने शेयर करने का मन नहीं करता ना, कोई बात नहीं, अगर मेरा दिल पे बात आएगी ना तो सब परेशान हो जाओगे तुम लोग, देखना, साफ कहता हूं भैया मैं तो, सिंपल सी बात है। तुम लोग मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाओगे, कैसे दिक्कत करोगे? दिक्कत होगी ना सबको, हाँ। शाबाश, क्या कहते हैं उन्हें? एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम। हमारे शरीर के अंदर होते हैं बायो कैटेलिस्ट, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन या डाइजेशन वगैरह को इंक्रीज कर देते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर किससे ट्रीटमेंट होता है रबड़ का? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर और डी नाइट्रोजन। किसके साथ वल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण जो होता है रबड़ का, उसमें रबड़ को किसके साथ ट्रीटमेंट कराया जाता है? रबड़ को किसके साथ ट्रीटमेंट कराया जाता है? फर्स्ट फाइबर क्रिएटेड इन लैब, बता दीजिए। ए रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, कोई भी नहीं। शाबाश, बिल्कुल सही। वल्केनाइजेशन मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर। तो वल्केनाइजेशन किस में होता है? सल्फर में। लास्ट क्वेश्चन, पहला, हाँ आइसोप्रीन, रबर का वो क्या है मोनोमर? आइसोप्रीन। शाबाश। फर्स्ट फाइबर जो कि लैब में बनाया गया था, क्वेश्चन समझना। चलिए, रेयॉन, पहला फाइबर की बात हो रही है, ये नहीं हो रही है फर्स्ट फुल आर्टिफिशियल, सिर्फ पूछा है पहला, तो पहला था रेयॉन, ठीक है, वुड पल्प से, वुड पल्प से बनाया गया था। तो इस तरीके से बच्चे कुछ क्वेश्चन अभी किए, इसके ऊपर और जितने क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर वो सारे करा दूंगा, परेशान मत होना, परेशान कभी भी मत हुआ करो मेरे होते हुए। और कल हम लोग पेट्रोलियम, सोप और डिटर्जेंट ये पढ़ेंगे, तो आप लोग भी पढ़ के आइएगा, ओके। इसके नोट्स भी मैं डाल दूंगा उसी पे, जो कल के लिए आप पढ़ के आओगे। साथ साथ क्वेश्चंस कल बहुत सारे डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, इसलिए पढ़ के आइएगा जो नोट्स डाल दूं। दूसरी बात,
अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। नहीं कहता हूं मुंह से तो समझा करिए चीजों को, मुझे भी दिक्कत होती है। और हमारा टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत सारे आप लोगों के टेस्ट पेपर हैं रेलवे के लिए, इसमें आरपीएफ की भी डाल दी जाएगी। तो जिसने नहीं लिया ना बच्चा, 299 रुपए की बात है, तुरंत ले लो, तुरंत, बिल्कुल जल्दी से। ओके, चलिए इसी के साथ एंड करते हैं। और भी बहुत सारी है, बैंकिंग की है, एसएससी बैंकिंग कॉम्बो है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, पेट्रोलियम, सोप और डिटर्जेंट बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।